अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सैयद उमैर शेख और आप देख रहे हैं डीजी के पॉडकास्ट। आज मैं डेरा गाजी खान में मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिन्होंने कि वो जिस्मानी तौर पर थोड़े से माजूर हैं, ठीक है, और उन्होंने व्हील चेयर पर होते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी मिसाइल कायम किया हमारे पाकिस्तान के अंदर कि लोग इनसे सबक हासिल करें। व्हील चेयर पर होकर भी इन्होंने किसी को के ऊपर वो बोझ नहीं बने। उन्होंने खुद अपना सारा सलकर अपना खुद चलाया, खुद इन्होंने अपने आप को कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रो करवा दें अपना। जी, मेरा नाम सुहेल यासीन है और मैं इस वक्त जो है डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज के अंदर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ये मेरी रेगुलर पोस्ट है 18 ग्रेड की। यहाँ पे मैं पिछले 4 साल से सर्व कर रहा हूँ 2019 से। इससे पहले मैं 8 साल लाहौर में टीचिंग करता रहा हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और इससे पहले मैं व्हील चेयर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी किस तरह थी और उसके बाद मैं किस तरह और व्हील चेयर पे मैं कैसे और कब आया। तो इससे पहले जब मैं 2009 से पहले मैं अपनी टांगों पे चलता था और अपने हाथों से काम कर रहा था। तो ये मेरे साथ एक हादसा हुआ। किस तरह हुआ ये हादसा? जी, ये हादसा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ। मैं ट्रैवल कर रहा था डेरा गाजी खान से मुल्तान की तरफ, हाँ जी, अपने जॉब के सिलसिले में। 2009 का ये वाक़या है। तो रास्ते में ड्राइवर की गलत ड्राइविंग की वजह से ये हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर ने वैन जो है हिट कर दी थी ट्रॉली के अंदर। तो उस वजह से जो है मेरी गर्दन के मोहरे पे चोट आई थी, जो टूट गए थे, और हराम मगज पे चोट आने की वजह से मेरा जिस्म जो है गर्दन से नीचे काम करना छोड़ गया था। अच्छा, जो वैन में लोग थे वो उनमें से मरे भी हैं या वो बच गए थे सारे? नहीं, उस वक्त जो हादसा हुआ सबसे ज्यादा चोट मुझे है। अच्छा, आप आगे बैठे थे? मैं बीच में था और अनलकीली मैं फोल्डिंग सीट पे था, जिसकी वजह से मेरी गर्दन पे झटका आया स्ट्राइक होने की वजह से। और उसके अलावा जो साथ वाला पैसेंजर था उसने मेरा सामान चोरी करने के लिए मुझे मेरे गर्दन के ऊपर पाँव रख दिया और मेरा सामान लेके वो चला गया था। उस वजह से ज्यादा चोट आई। अच्छा, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं आप? जॉब भी कर रहे हैं व्हील चेयर के साथ, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? इतने आप के जॉब पर आना रेगुलर और घर दोबारा जाना और टाइम पाबंदी कैसे करते हैं? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है 15 साल की। 2009 से मैं अपने जिस्मानी और अपनी जो सोशल तरबियत है वो कर रहा हूँ, और ये हर इंसान को करनी चाहिए। और उसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो मैं आपको अभी बयान करने लगा हूँ। शुरू में इस तरह था, 2009 में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्योंकि इंसान एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जब जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात, दिमागी और जिस्मानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल जिस्मानी हालत देखने के बाद दिमागी मुश्किलात आती हैं। परेशानी में आ जाता है इंसान और उसकी फैमिली भी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है। तो उसके लिए 15 साल की स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल में शुरू में ये हुआ कि मैं अपने आप को, मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बेड से व्हील चेयर पे बैठ सकूं, चेयर पे बैठ सकूं और कहीं जा सकूं। उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी होती रही, क्योंकि बीइंग डॉक्टर मुझे कुछ नॉलेज था और मेरी जो कम्युनिटी थी उसने बहुत हेल्प आउट किया। उस वक्त मैं फिजियोथेरेपी करवाता रहा मुसलसल 1 साल। उसके बाद मैं व्हील चेयर पे आ गया ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकूं। और व्हील चेयर पे आने के बाद
और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो फिर जो है आप अपना सोशल सर्कल चला सकते हो, मूव कर सकते हो और किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकते। तो उसके लिए फिर मैंने 1 साल के बाद जब मैं व्हील चेयर पे बैठने के काबिल हो गया तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा। अच्छा, 2009 में जो ये एक सानिया एक हादसा हुआ आपके साथ, तो जब आप भी एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गए, तो उसके बाद जब आप उठे तो वो दिन, वो टाइम कैसा आपका एहसास का था जब आप खुद पाँव पे चलते थे? उसके बाद जब आपने देखा कि मेरा जिस्म अब काम करना छोड़ गया है, तो उस टाइम आपके क्या एहसास थे? क्या आपके दिमाग के अंदर सोच आ रही थी जो आपने सारा कवर किया, किस तरीके से किया और क्या एहसास था उस टाइम आपकी? वो एहसास बहुत तकलीफ दे होता है क्योंकि सबसे पहले इंसान सोचता है कि अब मैं बोझ बन गया अपने ख़ानदान के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर। और मेरा मेरा ये भी था कि क्योंकि मैं फैमिली में बड़ा हूँ सबसे बहन भाइयों के अंदर, और फैमिली को संभालना भी मैंने ही था और मैं संभालता था, तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ था और सानिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं स्ट्रगल करता रहा और अब भी कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने ओवरकम कर ली। अच्छा, ये बड़ी एक मिसाल है कि अपने आप को कवर किस तरह किया जाता है, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है, नई को क्या पुरानी भी ले ले, मैंने बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि वो व्हील चेयर को देखकर वो अपने आप को जो है ना बहाना बना ले, या कुछ चीज़ देख के भीख मांगना, काम छोड़ देना, घर बैठ जाना, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आपने जॉब प्रेफर की, आपने स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने एक्सीडेंट से पहले एमबीबीएस किया था, हाँ जी। और एमबीबीएस करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और मैंने वहाँ पे जो उनका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, और वीज़ा इशू की वजह से मैं वापस आया, और इसी दौरान ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के बाद फ़ौरन ही, क्योंकि मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए तो जॉब तो थी नहीं, लेकिन आई वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन, तो मैंने फ़ौरन ही, जैसे मैंने अपने आप को संभाला फिजिकली, तो मैंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर ली थी, और इस तरह थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हो गई और मुझे फिनेंशियल सपोर्ट मिल गई। और जिसको स्टार्ट करने के लिए शुरू में मुझे मेरे दोस्तों ने भी हेल्प आउट किया और मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो मेरे पास अटेंडेंट उस वक्त भी थे, इस वक्त भी हैं, उनकी मदद से मैं ये अपने सारे काम सर अंजाम देता हूँ। तो जी जी गवर्नमेंट ने आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं? जी, गवर्नमेंट को वैसे तो जैसे लॉ के अंदर है, फेडरल लॉ के अंदर है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था लास्ट गवर्नमेंट ने कि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए सबसे पहले ये है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे अब मैं यहाँ टीचिंग करता हूँ तो लेक्चर थिएटर्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और इसी तरह सेमिनार रूम्स हैं या वो सेकंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है मुझे कि मैं एक्सेस कर सकूँ, और मुझे फिर मेरे अटेंडेंट जो हैं वो सीढ़ियों से उठा के जाते हैं जब मैंने लेक्चर डिलीवर करना होता है, और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और मेरी फिजिकल कंडीशन के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये लिफ्ट की यहाँ इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए ताकि मैं इजीली बच्चों को पढ़ा सकूँ। अच्छा, जो आपका रवैया कैसे, इनका रवैया कैसे होता है आपके साथ? जैसे आपसे ऊपर जो काम कर रहे हैं, असातिज़ा हो गए या स्टूडेंट हो गए, और जिन इनका रवैया आपकी व्हील चेयर को देख के किस तरह का होता है? जी जी, मैं पिछले तकरीबन कोई 2012 से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इदारों में मैंने काम किया है, लाहौर में प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, और यहाँ डीजी खान में भी मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ हॉस्पिटल के अंदर एज ए मेडिकल ऑफिसर 2012 में, और अभी मैंने 2019 में यहाँ पे दोबारा ज्वाइन किया क्योंकि मेरा होम टाउन है और मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं उस वजह से। तो रवैया मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में भी और वर्क प्लेस पे भी। जो हमारे वर्क प्लेस पे लोग हैं ज़्यादातर
लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। बीइंग अ व्हील चेयर पर्सन, वो लोग पसंद नहीं करते कि ये इंसान इस पोस्ट पे कैसे बैठा हुआ है, और ज़्यादा तंग करने वाले भी लोग मिलते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी चल रही है और काम भी चल रहा है। अच्छा, ये है कि सब कुछ को मैनेज करके आप चलते हैं, देख कर सब कुछ को संभाल कर, सुनते भी हैं लोगों की बहुत ज्यादा, लेकिन अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी है कि आ, कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जहाँ भी वर्क प्लेस है या सोसाइटी है, जो लोग इनकरेजिंग हो, पॉजिटिव लोग हों, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव लोग हों और जो डिस्करेज करते हों, तो उन लोगों में नहीं बैठना चाहिए। ये तो दुनिया है, यहाँ तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव बहुत कम मिलेंगे लोग। यहाँ ज्यादातर निशानदेह, तंजबाजी, ये चीज करते हैं इंसान। तो अब आप जैसे कि व्हील चेयर पर हैं, तो आपने कितने मुलाजिम रखे हुए हैं या नहीं? जी जी, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत डिपेंडेंट हूँ हर काम के लिए, तो मैंने इस वक्त अपने 2 पर्सनल मुलाजिम रखे हुए हैं। हाँ जी। एक मुलाजिम जो है वो मुझे फिजिकली सपोर्ट करता है, हाँ जी। और दूसरा जो है वो मुझे ऑफिस वर्क में असिस्ट करता है, मेरी स्टडीज के अंदर। अच्छा। जो मेरी लेक्चर डिलीवरी होती है उसमें वो मुझे असिस्ट करता है, मेरे लेक्चर कंडक्ट करवाता है, और मेरा जो कंप्यूटर वर्क है, टाइपिंग है, ईमेल, मैसेजिंग, वो सारा वो कंडक्ट कराता है। अच्छा, ये व्हील चेयर पर जब आप स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं, जी जी। तो वो तो इस चीज का गलत फायदा नहीं उठाते या उठाते हैं? नहीं, असल में क्योंकि जिस इदारे में और जिस शोबे से मैं ताल्लुक रखता हाँ हूँ, जी। तो ज़्यादातर वहाँ लोग प्रोफेशनल लोग आते हैं और वेल बिहेव्ड लोग होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि गलत फायदा उठाया जाए, लेकिन क्योंकि ये एक नॉलेजेबल सोसाइटी है जहाँ मैं काम करता हूँ, तो इस तरह के मसाइल बहुत कम होते हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं या पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है? जैसा कि वैसे भी हदीस भी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है ना, इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मुझे शुरू से ही बचपन से पढ़ने का बहुत शौक रहा है, और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हालत के अंदर जितना मैं कर सकता हूँ ऑनलाइन स्टडीज भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये डीजी खान सिटी एक रिमोट एरिया जहाँ पे मेडिकल की और एजुकेशन की खासकर फैसिलिटीज बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैंने अभी रिसेंटली एक्सीडेंट के बाद मैंने 3 डिग्रीज की हैं। एक तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, एमफिल किया हुआ अच्छा, है। ये इसके होने के बाद, एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट होने जी, के जी, बाद। जी। अच्छा। उसके अलावा जो है मैंने 2 सर्टिफिकेशन और की हैं। एक मेडिकल एजुकेशन में मैंने सर्टिफिकेशन किया रिसेंटली इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। दूसरा जो है मैंने इसके अलावा जो तीसरी सर्टिफिकेशन है वो फेलोशिप है इंग्लैंड से, जो कि मैं वो भी मेडिकल टीचिंग से रिलेटेड है, वो मैंने इंग्लैंड से रिसेंटली की है। ये और फर्दर जो है मेरा एक प्लान है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपनी फर्दर रिसर्च और स्टडीज कर सकूं न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा, अभी भी आपको शौक है? बिल्कुल जी, शौक है, लेकिन हेल्थ इशू होने की वजह से और लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से मैं ये अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा। अच्छा, अक्सर लोग जो है बिल्कुल सही सलामत है, वो भी नहीं इतनी कोशिश करते। वो बस ये होता है कि लोग कोई टीचर लग गया एज अ टीचर, खाली लेक्चरर, तो उससे आगे वो बढ़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आप मजीद मजीद माशाल्लाह से कोशिश कर रहे हैं। जी जी, मैं शुरू में जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी मैं 17 ग्रेड पे था। अच्छा, माशाल्लाह। 2012 से, तो उस वक्त मैं एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम करता था, और ये मैं तकरीबन 2019 तक एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम करता रहा। तो डेमोन्स्ट्रेटर हमारा बेसिक लेवल होता है टीचिंग के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर। लेकिन उसके बाद जैसे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2019 में, और 2020 में एग्जाम हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर पोस्ट है 18 ग्रेड। अच्छा, मजदूरी के बाद कामयाब जिंदगी डॉक्टर साहब कैसे गुजार सकते हैं? जी, सबसे अहम, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का,
चाहे आप पढ़े लिखे हैं या चाहे आप जिस कंडीशन में भी हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है। आप सबसे पहले सोचना ये होता है कि जी आप इस हादसे से पहले करते क्या थे, क्या आप उस चीज को करना चाहते हैं या नहीं। ये आपके अंदर की विल है और आपके जो सोसाइटी है उसकी सपोर्ट है। अगर तो आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, या तो कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो उसमें आप, क्योंकि ये दिमाग का काम है, एजुकेशन सारा दिमाग का काम, सारा बॉडी का काम ही नहीं है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सीडेंट से पहले कुछ भी नहीं करते थे या एजुकेशन है ही नहीं, तो आप छोटा सा कोई ना कोई काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि छोटी सी किराना स्टोर बना सकते हैं आप अपने मोहल्ले में। तो ये आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, दिमागी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, और फिनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होती रहती है और आप किसी पे बर्डन नहीं बनते और अपनी सेहत को भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल वगैरह यूज करते होते होंगे, तो वो किस तरह यूज करते हैं? मोबाइल हो गया, ये लैपटॉप आपने रखा हुआ, कंप्यूटर रखा हुआ है। जी जी, ये मैं लाजमी बताना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों के लिए जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं और अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो कि इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, उससे हम अपना मोबाइल और लैपटॉप यूज कर सकते हैं हैंड फ्री। उसमें जैसे कि गूगल असिस्टेंट है जो कि हर मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल है विद इंटरनेट फैसिलिटी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे आप कॉल कर सकते हैं, किसी को कॉल करनी है आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, आप मैसेज रीड कर सकते हैं, आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं किसी को। अच्छा, अब एक सवाल है कि अब आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं लालची किस्म के, तो कोई आपको ब्लैकमेल करता है कि हम आपकी जॉब हटा देंगे आपको, कि हमें कोई पैसे दो, कोई आपको ऐसे इस तरीके से कोई ब्लैकमेलिंग करता हो, इस तरह या कोई तंग करता हो? जी जी, इस तरह का तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये तो नॉर्मल बिहेवियर है ओवरऑल सोसाइटी का। लोग जो व्हीलचेयर पे नहीं भी हैं या व्हीलचेयर पे हैं, वो सबको, जो नेगेटिव लोग हैं वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। अच्छा, रखते हैं। जी जी, लेकिन उनको अवॉइड करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है और अपने आप को आगे बढ़ने में। अच्छा, कोई अगर आपको बुरा भला कहे तो आप किस तरह दिमाग से निकालते हैं? और जैसे आप जैसे कंडीशन के लोग, वो कब तक है ये ऐसी बातें जहन में रखते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है सोसाइटी का। लोग होते हैं इस तरह के, जैसे मैंने पहले कहा है कि पॉजिटिव लोगों में, इंकरेजिंग लोगों के अंदर रहना चाहिए। हाँ जी। लेकिन बाज़ औक़ात मिल जाते हैं ऐसे लोग, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, आपकी मेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि महीनों आप अपने जो रूटीन वर्क है उस पर फोकस नहीं कर सकते। महीनों जी जी, बिल्कुल ऐसे होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने काम में बिजी रखना चाहिए और अपने आप को घर से निकालना चाहिए। और डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि कितने, अच्छा चलो यहाँ से तो अब आपके थोड़ा सा लाइफ की तरफ आते हैं आपके, जी जी, तो आप रूटीन किस तरह, तो आप एज कितनी है आपकी? जी मैं इस वक्त 38 ईयर्स ओल्ड हूँ। अच्छा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड? जी मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो। इसकी क्या वजह है, शादी क्यों नहीं की? या हाँ जी, इसका अब ये भी वही सोसाइटी का इशू है, डायलेमा है कि माजूर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके साथ ज़्यादातर लोग ख़वातीन शादी करना पसंद नहीं करते। उसकी वजूहात हैं मुख्तलिफ, कि एक तो ये है कि माशरा सोचता है, वो खातून सोचती है, कोई भी औरत हो, कि ये मेरे ऊपर बोझ बनेगा, जिस्मानी बोझ भी होगा और माशी बोझ भी होगा, मुझे इसको सब कुछ संभालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपनी पर्सनल मिसाल दूं तो मैं जिस तरह की ज़िंदगी आम लोग गुजार रहे हैं जो कि व्हील चेयर पे नहीं है, मैं उससे भी बढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आजकल का जो हमारा मुआशरा है वो ज्यादातर पैसे को तरजीह देता है। हमारी
सोसाइटी जो है वो पैसे को तरजीह देती है कि कितना कमाता है। आप तो माशाल्लाह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप माशाल्लाह से एक अच्छी जॉब पर, अच्छी उसके ऊपर आप 18 ग्रेड के अफसर हैं आप। तो इस चीज को कोई नहीं देखता या सिर्फ यही बात करते हैं? क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह यही सब कुछ देखता है, पैसा। जी जी, पैसा देखा जाता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है आजकल हर इंसान की। लेकिन ये जो व्हील चेयर पे होना है, उसका माशरे के अंदर इल्म बहुत कम है कि ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनसे लोग दूर रहना चाहते हैं और खौफ उनमें आता है कि भाई ये बिल्कुल बोझ है हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे लोग, जब मैं हूँ जैसे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ, मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं। हर किस्म के जो भी ज़रूरियात होती हैं, आपके मर्द और ख़वातीन की जितनी भी ज़रूरियात हैं, उस तरह वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसका नॉलेज नहीं है सोसाइटी के अंदर, माशरे में। इसीलिए ख़वातीन और औरतें इस तरफ सोचती नहीं। अगर इस तरह सोचा जाए तो नॉर्मल जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो व्हील चेयर पे नहीं, उस तरह की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अरे मुझे एक और बात भी पता चली थी जी, कि जी। आप एक्सीडेंट होने से पहले आपका निकाह हुआ था। हाँ जी, जैसे कि हमारे साउथ पंजाब में और पाकिस्तान का माशरा है, अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो निकाह भी किए जाते हैं। तो मेरा निकाह हुआ था, बिल्कुल हुआ था। एक ये पर्सनल बात है जो शेयर कर रहा हूँ। तो वो फैमिली में ही था और अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो एक्सीडेंट की होने की वजह से वो निकाह डिवोर्स में बदल गया। और ये एक तकलीफ दे अमल है, एक अटैचमेंट होती है आपकी पार्टनर के साथ, लेकिन वो हो गया और बस अब। अच्छा, उसके बाद फैमिली सपोर्ट आपको कितनी थी? जी, स्टार्ट के अंदर मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया है कि अपने आप को संभालने के लिए फैमिली और उसके अलावा दोस्तों की सपोर्ट होना लाजमी होता है। लाजमी। कि आप कम से कम थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव हो जाएं और अपने काम की तरफ चल पड़ें। और ये मैं हर फैमिली को, जिनकी फैमिलीज के अंदर इस तरह के लोग हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को जो व्हील चेयर पे हैं और इस कंडीशन में हैं कि वो बाहर निकलें और काम करें, अपनी पढ़ाई करें, अपना रूटीन वर्क करें। थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये मुमकिन है। हाँ, स्ट्रगल होना चाहिए इंसान जी, का। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और इसकी तरफ आते हैं जरा, थोड़ी सी सियासत की तरफ। तो जी, जी। किस पार्टी को आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं? यूजुअली मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, और लेकिन मैं पर्सनली इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को पसंद करता हूँ। अच्छा। और इसकी दो वजूहत हैं। एक तो उनकी एजुकेशन, दूसरा उनका जो सोशल सर्विस है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने, और दूसरा जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस हॉस्पिटल में पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली वहाँ पे बीइंग मेडिकल स्टूडेंट अच्छा। 2004 में वहाँ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा जी जी। और खेल की तरफ अगर आए तो किसको ज्यादा लाइक करते हैं, किसको चाहते हैं खेल में? जैसे कि ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर रूटीन है खेल के रुझान की, वो क्रिकेट की तरफ है। और मैं भी पर्सनली क्रिकेट को ही पसंद करता हूँ और खेलता भी था। लेकिन अब ये है कि टीवी पे मैचेस जो इंटरेस्टिंग हो वो देख रहता हूँ। अच्छा। जी जी। और डॉक्टर साहब, ये सवाल है कि अब जैसे अब आप अनमैरिड हैं, तो अब शादी करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, बस ये ज़रूरियात तो हैं, हर इंसान की ज़रूरत है, और एक साथी होना चाहिए जो कि आपका ख्याल रखता हो, आपकी तकलीफ़ें शेयर करता हो। तो अगर कोई ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिल जाए मुझे जो कि मेरा ख्याल रखना चाहे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे, तो ज़रूर इस तरफ मैं रजू करना चाहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें कि डॉक्टर साहब के साथ दो मुलाजिम हैं, अगर कोई शादी भी करता है वो बिल्कुल भी आप उसके ऊपर बोझ नहीं हो। आप तो अपने घर वालों के बोझ नहीं बने, अपनी वालदा, अपने भाइयों के लिए भी आज तक बोझ नहीं बने, क्योंकि मैंने देखा है कि आप तो दो मुलाजिम हैं। एक आप ये कंप्यूटर सिस्टम, ये ऑफिस सिस्टम संभालता, और एक आप जो है घर हाउस वाला जितना भी है। जी, मेरा शावर हो गया, मेरी ड्रेसिंग हो गई,
मेरी ट्रांसपोर्ट हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना, टोटली ये मेरे मुलाजिम करते हैं काम। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कितने मुल्क आप घूमे हुए हो, जी एंजॉय किया आपने कितने जी, इस मुमालिक वक्त में? मैं 3 मुल्कों में जा चुका हूँ। एक मैं ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूँ, एक मैं सऊदी अरेबिया जा चुका हूँ, और मैं गल्फ कंट्रीज के अंदर भी जा चुका हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी इस पाकिस्तानी कौम को? बस ये मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जिस्मानी मजदूरी को आप मुआशी और माशरती मजदूरी ना बनाएं, और जो जितनी भी फैमिलीज हैं जिनमें इस तरह के लोग मौजूद हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए काम के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, और उनकी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। और जो माशरे में इर्द गिर्द लोग हैं, उनको इनकरेजिंग बिहेवियर होना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों की, और ना कि उनको डिस्करेज करना चाहिए। और डिस्करेज होने की वजह से वो लोग, एक तो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा जिस्मानी और दिमागी ख़राब होती है, और दूसरा वो माशी तौर पे भी बोझ बनते हैं सोसाइटी के ऊपर। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं भूल गया था, सॉरी, जी, जी। कि 12-13 साल हो गए हैं आपको, जी, जी। सेहत का क्या राज है? आप मतलब अभी तक हैंडसम है, जैसे बंदा लेटा लेटा बैठा बैठा मोटा हो जाता है, जी जी, ये सेहत के हवाले से जरा। आजकल ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, ये हर इंसान का मसला बनता जा रहा है। जैसे कि मेरा। वो हमारी, चलिए नहीं आप स्मार्ट है माशाल्लाह। जैसे कि हमारी जो है सोसाइटी में खाने की आदत है, वो बहुत बिगड़ी हुई है। हम जंक फूड यूज करते हैं, और ज्यादा ब्रेक के बाद हम खाना खाते तो वो बहुत ज्यादा खाया जाता है, यानी कि हम वक्फा बहुत ज्यादा देते हैं, नाश्ता नहीं किया, हम लेट उठे, और दोपहर को या शाम को जाके दोस्तों के साथ ओवर ईटिंग कर ली। और हमारी लाइफस्टाइल ये है कि हम मोबाइल कंप्यूटर में ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं, ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, हमारा उस तरफ रुझान नहीं है, एक्सरसाइजेस की तरफ। खुराक अच्छी नहीं होती, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो लोग मोटे हो रहे हैं। और हमारा जो व्हील चेयर का सोसाइटी है, जो लोग व्हील चेयर्स पे हैं, उनके लिए भी अगर तो वो अपनी डाइट कंट्रोल में रखते हैं, खाना कम खाते हैं, और जो ज़रूरत के मुताबिक सेहतमंद खाना वो खाया जाए, तो वेट कंट्रोल में रहता है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं यही आखिर में मुतालबा करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों गवर्नमेंट दें, ताकि डॉक्टर साहब जैसे और लोग भी हैं वो किसी चीज़ का शिकार ना बने, वो आगे बढ़े। यहाँ पर इस टाइम मेडिकल कॉलेज डीजी खान में बहुत बड़ा एक कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब को कोई अभी तक ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, जैसे लिफ्ट हो गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं ऊपर दूसरी फ्लोर, थर्ड फ्लोर उधर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और मुझे उठा कर लेके जाया जाता है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं मुतालबा करता हूँ अपने यहाँ जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वजीर आला, MNA, MPA और कमिश्नर वगैरह जो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनसे मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये हमें यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाए, ताकि और आने वाले लोग जो हैं जिस तरह व्हील चेयर पे या और कोई शिकार होता है माजूरी का, वो इस चीज़ के लिए तंग ना हो। तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।